एक दफा की बात है, बहुत दूर एक जगह एक बहुत प्यारी बच्ची थी जिसका नाम कैरन था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे घर में रहती थी और बहुत खुशमिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो उत्सुक होती। माँ, आसमान में ये छोटी रोशनी क्या है? ये तारे हैं कैरन। जो लोग भी जमीन पर रहते हैं आखिर में तारों में बदल जाते हैं और हमेशा आसमान में चमकते हैं। कैरन के पास सिर्फ एक खिलौना, एक कपड़ा और एक लकड़ी के स्लीपर का जोड़ा था जो वो सड़क पर पहनती थी। लकड़ी का स्लीपर उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे जो आरामदेह नहीं था, लेकिन वही एक जोड़े उसके पास थे। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन कस्बे में अपनी माँ का इलाज लेने गई और रास्ते में सड़क किनारे एक डब्बे में उसे एक लाल जूती की जोड़ी मिली। जूतियाँ बहुत अच्छी चमक रही थी। कैरन उसे अपने घर लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। माँ देखो, मुझे ये रास्ते के किनारे पर मिला। क्या ये खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल मेरे साइज के हैं। कैरन, ये किसी और का हो सकता है। तुम्हें ये फौरन वापस ले जाना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी की होती तो वो इसे डब्बे के साथ वहाँ नहीं छोड़ता। शायद इसके मालिक से गलती से गिर गया हो। फिर तो उन्हें गिराना नहीं चाहिए था। मुझे मिले हैं। जब ये मुझे मिले हैं तो ये मेरे हैं। बेटी, मेरी बात अच्छे से सुनो। शायद इस वक्त मैं तुम्हारे लिए नई जूती ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी वजह से किसी और की जूतियाँ पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो। वादा करो तुम ये लाल जूतियाँ नहीं पहनोगी। कैरन अफसोस के साथ लाल जूतियाँ ना पहनने का वादा की और उसे अपने बेड के नीचे छुपा दी। महीनों गुजर जाने के बाद एक दिन कैरन घर आई और अपनी माँ को घर में नहीं पाई। हर जगह तलाश की। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ चमकदार तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ को दफन करने जाते वक्त कैरन वो लाल जूतियाँ पहनी। जो फ्यूनरल पर आए थे वो कैरन की जूतियों से अपनी नजर नहीं हटा सके। कैसे ये लाल जूतियाँ पहन सकती है? बहुत ही बेअदबी है। लेकिन कैरन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे अपनी जूतियाँ पसंद थी। एक अच्छे दिल की औरत कब्रिस्तान से गुजर रही थी। उसे पता चला कि ये छोटी बच्ची अब एक अनाथ है, तो वो उसे गोद लेना चाहती थी। प्यारी बच्ची, मेरे साथ चलो। जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें कामयाब और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए कैरन बूढ़ी औरत के साथ सालों रहने के लिए गई। कैरन, तुम ये जूतियाँ जब से तुम्हारी माँ दफन हुई तब से पहन रही हो। अब तुम्हें इसे उतारना चाहिए। ये बहुत गंदे हैं। नहीं, मुझे अपनी लाल जूतियाँ बहुत पसंद हैं। अरे कैरन, जिद्दी मत बनो। चलो अपनी जूतियाँ बदलो या अच्छी जूतियाँ खरीदो। मैं वादा करती हूँ। कैरन बूढ़ी औरत को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी जो उसे अपनाकर रहम की थी। आखिरकार वो लाल जूतियाँ उतार दी और उन्हें फेंक दी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौने खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए एक नई जूतियों का जोड़ा लाई थी। लेकिन कैरन को वो जूतियाँ पसंद नहीं थी। लेकिन ये नीले हैं और गंदे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। और आने वाले कई सालों तक कैरन अपने जूतों को बहुत मिस करती थी। वो बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की हुई, लेकिन उसका जिद्दीपन कभी नहीं बदला। जब भी बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफा लाती, मैं ये नहीं पहनना चाहती, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए सिली हूँ। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। प्लीज थोड़ा सा चख लो बेटी। बूढ़ी औरत को बहुत अफसोस हुआ जब कैरन टेबल से बिना खाए चली गई। उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर उसके रूम ले गई। उस वक्त कैरन अपनी नीली जूतियाँ निकाल रही थी। देखो, मेरी सारी चीजें छोटी हो गई हैं। मैं
बड़ी हो गई हूँ। अच्छा, फिर चलो नए कपड़े और जूतियाँ लेते हैं। फिर बूढ़ी औरत और कैरन स्टोर गए। देखो, बिल्कुल मेरी पसंदीदा लाल जूतियों की तरह है। मुझे ये चाहिए, यही लेते हैं। कैरन, तुम्हें फैंसी लाल जूतियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी जूतियाँ चाहिए जिसे तुम हर जगह पहन सको। जैसे अगर हमें फ्यूनरल पर जाना हो, मैं सिर्फ एक जोड़ी जूती खरीद सकती हूँ। चलो ये काले रंग वाली खरीदते हैं और घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों जूतियाँ नहीं लोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पैर चलूंगी। छोटी बच्ची, काश तुम जिद्दी नहीं होती। बूढ़ी औरत कैरन के लिए काली जूतियाँ ली और अपने बचे पैसे से उसको खुश करने के लिए चमकीली लाल जूतियाँ भी ली। उन्हें घर चल कर जाना था। बूढ़ी औरत के पैर पूरे रास्ते बहुत दुखे और वो बिगड़ी कैरन को नहीं संभाल पा रही थी। और कैरन को फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी नई लाल जूतियों के साथ घर चली। एक दिन बूढ़ी औरत कैरन से कही कि उन्हें कस्बे में एक फ्यूनरल पर जाना है। कैरन, पक्का अपनी काली जूतियां पहनना, नहीं तो फ्यूनरल की बेअदबी होगी। कैरन अपने रूम में काली जूती और फिर चमकीली लाल जूती को देखी। वो लाल जूती पहनने का फैसला की। जब वो घर से निकले, उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से छुपा ली ताकि बूढ़ी औरत को जूती ना दिखे। जबकि फ्यूनरल पर सबने कैरन की जूतियां देखी। स्कर्ट के नीचे चमक रही थी। वो आपस में फ्यूनरल पर कैरन की लाल जूती के बारे में बात की। कितनी बेअदबी की अलामत है, बात कर रहे थे। जो बातें हो रही थी, जब बूढ़ी औरत तक पहुंची, वो बहुत गुस्सा हुई। मैं जो तुमसे कही वो तुम नहीं सुनी और तुम फिर से लाल जूती पहनी। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो इज्जत करो। एक खूबसूरत बादशाह उस वक्त वहां से गुजरा और कैरन की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों पर बैठकर उसकी तारीफ किया। तुम कितनी खूबसूरत हो और इन खूबसूरत जूतियों में नाजुक लग रही हो। मेरे बादशाह, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम जरूर बहुत अच्छी डांसर हो। मैं तुम्हें आज रात महल की डांस पार्टी में दावत देता हूँ, प्लीज आना। बादशाह के बुलावे की खुशी में कैरन खुशी से नाचने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद कैरन डांस नहीं रोक पा रही थी। मैं क्यों अपने पैरों को नहीं रोक पा रही? क्या हो रहा है? कैरन बूढ़ी औरत और बादशाह से डांस करते हुए दूर हो रही थी। कैरन, वापस आओ! बादशाह कुछ देर उसका पीछा किया, लेकिन उसे खो दिया। कैरन की जूतियां कैरन से ज्यादा जिद्दी बन गई थी। वो उसे पहाड़ की चोटी तक ले गई और उसे लगातार 3 दिन रात नचाते रहे। कैरन के पैर बहुत दुख रहे थे और वो हर स्टेप पर चीखती थी। भले ही वो कीचड़ और कांटे में गए, लेकिन वो डांस करना बंद नहीं किए। बहुत हुआ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब से मैं जिद नहीं करूँगी। वादा करती हूँ। प्लीज जूतियाँ, रुक जाओ। प्लीज रुको, रुको। और कैरन कही कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी। लाल जूतियाँ उसके पैरों से निकल गई और कैरन जमीन पर गिर गई और लाल जूतियाँ उसके बगैर डांस करती रही। कैरन एक छड़ी पाई और उसे पकड़कर दर्द में घर पहुंची। उसके पैर बहुत दुख रहे थे। वो खुशी से रोने लगी जब वो अपना घर देखी। बूढ़ी औरत उसे दरवाजे पर मिली। दोनों एक दूसरे को गले लगाए। मैं जानती हूँ मैं जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब वैसे नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद
सब चीजें बेहतर होना शुरू हुई। एक दिन कोई दरवाजा खटखटाया। वो नौजवान और खूबसूरत बादशाह था। अच्छा, तुम यहाँ हो कैरन? मैं डांस कर रहा था लेकिन तुम बहुत तेज थी। कैसे तुम ये की? कैरन खूबसूरत और नौजवान बादशाह को देखकर बहुत खुश हुई। ये वही दिन था जब बादशाह और कैरन का प्यार शुरू हुआ। जिद को पीछे छोड़कर कैरन खुशी और सुकून की जिंदगी जी। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करता था। उनका घर बहुत ही सुनसान जगह पर था। उनमें से एक बेटी बहुत ही मेहनती थी और दूसरी बहुत ही आलसी थी। तुम मेरी कभी मदद नहीं करती और मैं हर बार थक जाती हूँ। अरे नहीं, तुम तो सफाई कर ही रही हो ना, तो फिर मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? उनके पापा बहुत ही मेहनती थे। वो हमेशा थक जाते थे। वो लोग सिर्फ सूप और डबल रोटी ही खाया करते थे। एक दिन उनके पापा ने अपनी बेटियों से एक फरमाइश की। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम तो जानती हो मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और वक्त आ गया है कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों नौकरी ढूंढो, काम करो। आपने सही कहा पापा, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढूंगी। और तुम्हारा क्या विचार है बेटी? हाँ, दीदी को नौकरी ढूंढनी चाहिए क्योंकि नौकरी करना उन्हें काफी सूट करता है। पर मेरे हिसाब से मुझे घर का ही काम करना चाहिए। वो आदमी अपनी बेटियों का उत्साह देखकर काफी खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रही थी तो उसके पापा उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक नसीहत देना चाहता हूँ। जो भी तुमसे मदद मांगे कभी मना मत करना और हमेशा मेहनत से अपना काम करना। जो भी काम तुम्हें दिया जाए उसे पूरी ईमानदारी से करना। थैंक यू पापा, मैं आपकी नसीहत नहीं भूलूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, गुड बाय। वो मेहनती लड़की अपने लिए नौकरी ढूंढने चली गई और वो आलसी लड़की जो कि घर का काम करने वाली थी, उसने कुछ भी नहीं किया और घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था, लेकिन वो साफ सफाई नहीं करती थी। मेहनती लड़की कई दिनों तक चलती रही, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। कुछ देर बाद मेहनती लड़की ने एक सूखा हुआ पेड़ देखा और उसके पास गई। हेलो यंग गर्ल, क्या तुम मेरी सूखी डालियां हटा सकती हो और जड़ों में थोड़ा पानी डाल दोगी? उस मेहनती लड़की ने उसकी टहनियों को साफ किया। ऐसा करने में उसके हाथ छिल गए और फिर उसने अपने पीने का पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। शुक्रिया प्यारी बच्ची, लेकिन अब तो तुम्हारे पास पानी बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मैंने किया। मैं थोड़ी दूर और चल के खुद के लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की फिर आगे की तरफ चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक तंदूर दिखा जो कि बुरी तरह से टूट फूट चुका था। हे प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरा हुलिया ठीक करके मुझे बेहतर बना सकती हो? मैं टूट गया हूँ। मेहनती लड़की ने हाथ में मिट्टी ली और तंदूर की सारी दरारें भर दी। शुक्रिया प्यारी बच्ची, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए। ओ कोई बात नहीं, कपड़े अगर गंदे होते हैं, तुम्हें मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी। उस मेहनती लड़की ने चमकता हुआ तंदूर पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद उसे एक प्यारी सी भेड़ मिली, पर वो भेड़ सर से लेके पांव तक कोयले की तरह काली थी। हेलो लड़की, मैं गलती से कोयले की खान में गंदी हो गई। क्या तुम मुझे इस झील में नहला दोगी? उस मेहनती लड़की ने झील के पास बिठा के उसे साफ किया और वो भेड़ चमकने लगी और बहुत ही सुंदर हो गई। शुक्रिया, लेकिन मेरी वजह से तुम भीग गई।
तुम्हें मदद चाहिए थी, मैंने कर दी। और मेरे कपड़े पहले से ही गंदे थे, अब साफ हो गए। मेहनती लड़की फिर से चल पड़ी। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक खूबसूरत सा घर दिखाई दिया जहाँ 7 परियां रहा करती थी। मेहनती लड़की उस घर के अंदर गई। हेलो, मैं बिना अनुमति यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम चाहो तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम रोज 6 कमरों को साफ कर देना, लेकिन हाँ, 7वें कमरे में मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी कबूल कर ली। जैसा कि परी ने कहा था, उसने रोज 6 कमरे को साफ किया और 1 साल तक वो उस 7वें कमरे में बिल्कुल नहीं गई। और जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो उसने सोचा कि वो घर वापस जाएगी। घर जा सकती हूँ? हाँ जरूर, तुम जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुम 7वें कमरे में नहीं गई। पापा हमेशा कहते थे कोई भी काम लगन से करना और ईमानदारी से, जो भी काम मिले। मेरा काम 6 कमरों की सफाई करना था तो मैंने वही किया। आपने मुझसे यही कहा था ना? हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए कुछ देना चाहते हैं। चलो हमारे साथ आओ। सारी परियां उसे उस 7वें कमरे में लेकर गई। जब वो लड़की उस कमरे में गई तो वहाँ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के देखे। अब तुम इन सारे सिक्कों पर लेटो और जितने सिक्के तुम में चिपक जाएंगे वो सब तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की इधर से उधर लौटने लगी। वो एक सितारे की तरह लग रही थी। सारे सिक्के उस पर चिपक गए थे। फिर मेहनती लड़की वहां से अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे वही भेड़ मिली जिसे उसने नहलाया था, और वो भेड़ मोतियों से लिपटी हुई थी। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूली हूँ। तुम जितने मोती चाहो मुझसे ले सकती हो। मेहनती लड़की ने उसका शुक्रिया किया और अपने हाथ और गर्दन उस मोतियों से सजा लिए और आगे की ओर चल पड़ी। इस बार उसे वही तंदूर मिला जिसकी मरम्मत उसने की थी। मैं भूला नहीं हूँ जो तुमने मेरी मदद की थी अंकल। मेरे गर्मा गर्म डबल रोटी और केक्स तुम्हारे लिए हैं। मेहनती लड़की ने कुछ डबल रोटी खाई और कुछ डबल रोटी अपने घर के लिए ले ली और आगे की ओर चल पड़ी। आगे के रास्ते में उसे वही पेड़ दिखा जो कि फलों से भरा हुआ था। आ जाओ प्यारी बच्ची, तुमने जो मेरी मदद की थी मैं भूला नहीं हूँ। ये लो, ये सारा रस तुम्हारे लिए है। मेहनती लड़की ने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और फिर घर की ओर चल पड़ी। उसके पापा और उसकी आलसी बहन दरवाजे पर खड़े थे। लड़की की पोटली में सोना और मोती भरे हुए देखकर उसकी आलसी बहन उससे बहुत ज्यादा जलने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बहन बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। वो सारे सिक्के तो देखो। मुझे भी किसी अमीर घर में जाकर नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे भी चाहिए। आलसी लड़की ने अपने पापा से कहा कि वो नौकरी ढूंढने जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन तुम घर में कोई काम नहीं करती तो बाहर जाकर कैसे काम कर पाओगी? आलसी लड़की पापा की बात पूरी होने से पहले ही चल पड़ी। वो दिन रात चलती रही। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक पेड़ मिला जो कि सूखा हुआ था। पेड़ ने उससे मदद मांगी। ओह हेलो यंग गर्ल, क्या तुम साफ कर सकती हो मेरी हाँ, मैं इतनी धूप में तुम्हारा काम नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ी। आगे चलते ही उसे वो टूटा हुआ तंदूर मिला।
तंदूर ने उससे मदद मेरी मांगी। मदद करो, मैं टूट गया हूँ। मैं अपने प्यारे नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश भी खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने तंदूर की मदद भी नहीं की। फिर उसे एक भेड़ मिली जो कि बहुत ही गंदी थी, बिल्कुल काले कोयले की तरह। उसने भी उससे मदद मांगी। कितनी गंदी हो तुम, हट जाओ मेरे रास्ते से गंदी भेड़। आलसी लड़की वहाँ से भाग गई। फिर वो एक बड़े से खूबसूरत घर में पहुंची। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाकर परियों से काम मांगा। 7 परियां उसके सामने आ गई थी। परियों ने उसे 1 साल रहने को कहा और 6 कमरे साफ करने को कहे। भूलना मत लड़की, तुम्हें उस 7वें कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आलसी लड़की ने कई महीनों तक उन 6 कमरों को साफ किया, लेकिन एक दिन उसने अपना वादा तोड़कर वो उस 7वें कमरे में चली गई। वहाँ सोने और चांदी के सिक्कों के बजाय वहाँ मधुमक्खियाँ और चमगादड़ भरे थे। मधुमक्खियों ने उसे कई जगह पर काट लिया और उसके पूरे शरीर पर घाव भर गए। उसे बहुत तकलीफ हुई और आलसी लड़की वहाँ से निकलकर अपनी घर की तरफ भागने लगी। जब वो भाग रही थी तो उसे वो भेड़ दिखी जिसकी उसने मदद नहीं की थी। वो भेड़ मोतियों से लिपटी हुई थी। लड़की ने मोतियों के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो भेड़ भाग रही थी और वो उसे पकड़ नहीं पाई। लड़की फिर चलने लगी और वो बहुत ज्यादा थक गई थी और रास्ते में वो उस तंदूर के पास पहुंची जिसकी उसने मदद नहीं की थी। वहां पर गरम-गरम डबल रोटियां रखी हुई थी। जब उसने डबल रोटी लेने की कोशिश की तो तंदूर बहुत गर्म हो गया और आलसी लड़की का हाथ जल गया। वो आलसी लड़की वहां से भी भाग गई। रास्ते में उसे वो पेड़ मिला जिसकी मदद उसने नहीं की थी। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे फल लटक रहे थे। जब उसने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ ने अपनी डालियां उस तरफ झुका ली। लड़की फिर दूसरी तरफ भाग के गई, लेकिन पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी तरफ झुका ली। वो भाग भाग कर थक गई और उस लड़की ने फिर फल तोड़ने का इरादा भी छोड़ दिया। और वो लगातार 2 दिन तक चलती रही और आखिरकार वो घर पहुंच गई। उसके पापा और उसकी बहन ने उसे घर आते देखा। वो बहुत ही बुरी हालत में थी, कपड़े भी बहुत ही गंदे थे। वो लोग चौंक गए। तो फिर उस आलसी लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, मेहनत करना, मदद करना बहुत जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर तुम जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की बिल्कुल भी आलसी नहीं रही। दोनों बहनें अब मिलकर मेहनत किया करती थी और अपने मेहनत का फल पाती थी। और ये छोटी सी फैमिली अब हमेशा खुशी और सुकून से रहने लगी, बहुत ही प्यार के साथ।